हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। 10th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस है क्या? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ बेसिक फंक्शंस करता है टू मेंटेन देयर लाइफ, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और सस्टेन देमसेल्व्स, या अपने आप को सस्टेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस है। इस चैप्टर में हमें 4 टॉपिक कवर करने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ आया था कि टू मेंटेन देयर लाइफ, जो बेसिक फंक्शंस हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। टू प्रोटेक्ट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, हमारी बॉडी में बहुत से डैमेज हो जाती है, बहुत सा ब्रेकडाउन हो जाता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये एनर्जी बॉडी के आउटसाइड से हमें मिलती है फॉर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी बॉडी के आउटसाइड से हमें एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी से क्या होगा? हमारी लाइफ का मेंटेनेंस होगा या डैमेज से और ब्रेकडाउन से प्रोटेक्शन होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अभी बताया था मैंने कि बॉडी के आउटसाइड से, आउटसाइड द बॉडी से एक जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका ट्रांसफर करना, विच वी कॉल फूड, जिसको हम भोजन कहते हैं, फूड कहते हैं। तो फूड को आउटसाइड से उसको ट्रांसफर करना कहाँ? इनसाइड, बॉडी के इनसाइड, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, फिर उसको यूटिलाइज करना। ये सारे को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। ये सारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का एक और डेफिनेशन भी है इसकी। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या है? फूड को इनटेक करना, फूड को ग्रहण करना। इट्स डाइजेशन, फिर इसको डाइजेस्ट करना। एब्जॉर्प्शन, फिर ये एब्जॉर्ब होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट पार्ट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग भागों में फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये न्यूट्रिशन है। तो 2 तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी को बॉडी के आउटसाइड से इनसाइड में ट्रांसफर करना और उसका यूटिलाइजेशन करना। या इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड को हम इनटेक करेंगे, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और डिफरेंट पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फूड के मेनली फंक्शन क्या है? एनर्जी, एनर्जी मिलती है हमें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शरीर की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज, और जो हमारे शरीर में कुछ टिश्यूज में डैमेज आ जाती है उसको सारे को रिपेयर करने के काम आता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं? न्यूट्रिशन 2 टाइप का है: ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक, नाम से पता है, ऑटोट्रोफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी वो न्यूट्रिशन है जो सेल्फ किया जाए, अपने आप किया जाए। दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं हम? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। जीव अपना फूड जो है, अपना भोजन अपने आप बनाएंगे। तो वो हमारा हो गया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रोफिक है, इन दिस न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें जो हेट्रोट्रोफिक में है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनसे अपने आप नहीं बना सकता। एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, और अपने भोजन के लिए, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ये हेट्रोट्रोफिक हो गया।
ऑटोट्रोपिक में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इससे अपने आप बना लेंगे। ऑटोट्रोपिक में क्या आएंगे भाई? फिर इसके भी दो टाइप है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। जो फोटोसिंथेटिक है इसमें सभी ग्रीन प्लांट्स इसमें आएंगे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं इनको, बहुत छोटे छोटे जो है पानी में मिलने वाले जो है शैवाल टाइप जिनको बोलते हैं शैवाल, दे कंटेन, इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। जो मेन बात है इसमें वो याद रखनी है कि इनमें एक ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल बोलेंगे, एंड दे आर एबल टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो ग्रीन प्लांट्स है या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, जिनको हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो करते हैं, इनमें मेन ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहेंगे, और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये रॉ मटेरियल है, इनको सिंथेसाइज करके सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएंगे। दूसरा कैमोसिंथेटिक, नाम से पता चलता, कैमो का मतलब जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो, कैमो ऑटोट्रोपिन को बोलते हैं। इसके एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो ये कुछ केमिकल से अपना फूड बनाएंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया गेट देयर हाइड्रोजन, ये जो अपना हाइड्रोजन लेंगे वो वाटर के बजाय किससे लेंगे, H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। ग्रीन प्लांट्स तो वाटर से लेंगे हाइड्रोजन, लेकिन जो सल्फर बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन कहां से लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से लेंगे। तो न्यूट्रिशन आ गया, उसके दो टाइप आ गए, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। फिर ऑटोट्रोपिक में फिर दो टाइप आ गए, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। नेक्स्ट है फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब जो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक वर्ड याद रखना है, बार बार आ रहा है, कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दो बातें और ध्यान रखनी है, क्लोरोफिल की और सनलाइट की प्रेजेंस में होगा ये। तो मेनली फोटोसिंथेसिस में चार बातों का ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। इन चार का यूज होके प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं हुआ उसको स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में भी जो भोजन है जो स्टोर होगा, जिसका यूज नहीं हुआ, वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। तो फोटोसिंथेसिस चार बातें, मेन पॉइंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, क्लोरोफिल होना चाहिए। जो फूड कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं हुआ प्लांट्स में स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। जो फूड ह्यूमन बीइंग्स में स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद रखनी है, क्या क्या था इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल की हेल्प से हो गया, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया।
ये था ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म ही है ग्लूकोज, और वाटर और ऑक्सीजन इसमें बाहर लिबरेट हो जाएगा। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी आप बात याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस के दौरान होगा क्या क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी सनलाइट से, कौन करेगा, क्लोरोफिल करेंगे। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल थे ये स्प्लिट हो गए किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रिडक्ट हो गए, रिडक्शन हो गया, उसका क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से याद करना है। नेक्स्ट है स्टोमेटा। अब प्लांट्स में लीव्स होते हैं भाई, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स के सरफेस पे बहुत छोटे छोटे सुराख हैं, छिद्र हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, ट्रांसपीरेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, याद रखना है, आगे इसकी डेफिनेशन भी आएगी। रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, लीव्स क्या करेंगे, लीव्स में जो स्टोमेटा है, जो एक्सेस वाटर है उसको वाटर के वेपर की फॉर्म में रिमूव कर देंगे, इसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, अब दो वर्ड ध्यान रखने हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे, साथ साथ वो रेस्पिरेशन भी करेंगे, ये ध्यान रखना, रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। तो दिन के दौरान ड्यूरिंग डे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत कम है, उसको हम इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं भाई ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और नाइट में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो ये स्टोमेटा के फंक्शन है, कौन कौन से, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म वाटर वेपर्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दोनों क्रियाओं के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान भी और रेस्पिरेशन के, ये स्टोमेटा करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, भाई स्टोमेटा ओपन्स ऑन स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स, इसके जो गार्ड सेल्स हैं, सेल्स होते हैं, वो फूल जाते हैं, कब फूलते हैं, जब उसमें वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर करेगा तो फूल जाएंगे, फूल जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ऐसे ही क्लोजेज ऑन श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल्स, वाटर रिमूव, जब इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट जो प्लांट्स है उसमें भी फोटोसिंथेसिस कैसे होगा भाई, तो थोड़ा सा इसमें जरूर याद रखना है, एनसीईआरटी की बुक में भी है। इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमेटा आर ओपन एट नाइट, नाइट में स्टोमेटा ओपन होंगे। दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, नाइट के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, एक वर्ड याद रखना है कि वो एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा नाइट में ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बना देगा, विच इज एक्टिंग अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जो क्लोरोफिल ने एनर्जी अब्जॉर्ब की थी तो दिन के दौरान वो इस पे एक्ट करेगी, इंटरमीडिएट पे, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे। और इनमें विशेष बात क्या है, इन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है वो कहाँ है, स्टेम में है, तने में है, मेन जो मोटा हिस्सा था स्टेम में, वहां इनका क्लोरोफिल है। तो ये हो गया था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में तीन टाइप है मेनली, होलोजोइक, सेप्रोट्रोफिक, पैरासाइट। होलोजोइक जो मेनली हम ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक ही करते हैं भाई, जिसके 4-5 स्टेप होंगे। सेप्रोट्रोफिक होता है जिसमें कुछ गले सड़े पदार्थों पे या मृत जीवों पे उनसे
भोजन ग्रहण करते हैं। और पैरासाइट जो दूसरे के शरीर पे रह करके बिना उसको नुकसान पहुंचाए ज्यादा उससे भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे लाइस है, जू भी ऐसे भोजन ग्रहण करती है। तो इसमें होलोजोइक में क्या क्या स्टेप है? इंजेक्शन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड को शरीर के अंदर ले जाना, ये पहला इसका स्टेप है। ईट अकर्स विद द हेल्प ऑफ, अब 2-3 बातें ये याद रखनी है, कई बार आ सकता है ये। एक अमीबा है, बहुत छोटा सा जीव है, पानी में होता है। उसमें जो इंजेक्शन होगा वो किसकी हेल्प से होगा? स्यूडोपोडिया, ये बड़ी याद रखना है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। अमीबा जहां भी है, मान लो यहां भोजन बना है, वो अपने इस तरह से कुछ एक अलग से ही प्रोजेक्शन बना लेगा और फूड को उसके अंदर ले लेगा। तो इनको हम जो बोलते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ऐसे पैरामीशियम है, उसमें सीलिया बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल की तरह की संरचनाएं हैं, उससे होगा ये। हाइड्रा में टेंटेकल्स बोलते हैं। टेंटेकल्स भी जैसे ऑक्टोपस की पैर होते हैं, इस तरह के टेंटेकल्स, उनकी हेल्प से होगा। और कुछ इंसेक्ट्स में माउथ पार्ट से होगा। मेन तो में ये 3 याद जरूर रखने हैं। आ सकता है कि अमीबा में इंजेक्शन जो है किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडिया के। पैरामीशियम में सीलिया के थ्रू होगा और हाइड्रा में टेंटेकल्स के थ्रू होगा। तो पहला स्टेप इसका इंजेक्शन है। उसके बाद डाइजेशन है, डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर, फूड को जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देना। एब्जॉर्प्शन, फिर प्रोसेस हो, सारा जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होता है मिल जाना। यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ ऑफ रिपेयर, एनर्जी के लिए या ग्रोथ के लिए या रिपेयर के लिए उसको यूटिलाइज हो जाना, ये एसिमिलेशन है। तो ये सारा इसमें आ जाएगा। और फिर इजेशन का मतलब रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया उसको रिमूव कर देना। तो ये सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप है। इंजेशन, डाइजेशन, इसको डाइजेशन बोलते हैं आमतौर पे, लेकिन प्रॉपर इसके प्रोनाउंसिएशन डाइजेशन ही है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन मतलब मिल जाना, और डाइजेशन बाहर निकल जाना। इसके बाद है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये आ गया। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होगा? अमीबा जो है, अभी बताया था मैंने, यूनिसेल्युलर है, एनिमल है, एक सेल होगा इसमें। ये टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ये फिंगर की तरह की एक्सटेंशन हो गई इसकी, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, इनको क्या बोलेंगे हम? सुडोपोडिया। विच फ्यूज ओवर द फूड, फूड के ऊपर, जैसे यहां फूड है तो ये फूड के ऊपर आ गया, फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। फिर ये बॉडी में ही एक वैक्यूल बना लेगा, खाली स्थान बना लेगा, बिल्कुल खाली सी जगह होती है, उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं हम। इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में क्या होगा? जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो इसने भोजन लिया, वो ब्रोक डाउन होकर के सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डिफ्यूज हो जाएगा। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के सभी सेल साइटोप्लाज्म से बनते हैं। जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो शरीर से थ्रो कर देगा, बाहर चला जाएगा। ये फूड वैक्यूल बन गया, और उसके बाद जो इसको अनडाइजेस्टेड को बाहर। आगे है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमारे शरीर में जब हम ये डाइजेशन होगा, न्यूट्रिशन होगा, तो सबसे पहले माउथ है हमारा, मुंह में हम भोजन को लेंगे। उसके बाद ये फूड पाइप में जाएगा, इसको हम इसोफेगस बोलते हैं। इसके बाद कहाँ जाएगा? ये इसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा,
फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये हमारे शरीर का टोटल प्रोसेस है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। यहां से माउथ से लेकर के और एनस तक, माउथ से कहाँ, इसोफेगस में गया, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारा का सारा बहुत लंबी जो ट्यूब है इसको सारे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है ये लॉन्ग ट्यूब है, कहां से, माउथ से लेकर एनस तक। सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे शरीर में बहुत से ग्लैंड्स है, बहुत सी ग्रंथियां हैं जिनसे कुछ एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं। तो एक ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, वहां से सलाइवा निकलेगा। सलाइवा क्या करेगा, फूड को सॉफ्ट कर देगा। जो हम भोजन खाते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता। क्यों सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जो कैनाल की लाइनिंग है, लाइनिंग का मतलब उसका अंदर का हिस्सा, किसी भी पाइप के, कैनाल के जो अंदर का हिस्सा है उसको लाइनिंग बोलते हैं, वो बड़ी सॉफ्ट है। तो वहां से कोई हार्ड चीज जाएगी तो उसको नुकसान कर देगी। तो इसलिए हमें फूड को पहले सॉफ्ट बनाना है। कौन बनाएगा सॉफ्ट, सलाइवा बनाएगा सॉफ्ट। सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा सीक्रेट किया, सलाइवा में एंजाइम है सलाइवरी एमिलेज। वो क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा। स्टार्च क्या था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसको सिंपल बनाना है और सिंपल क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाया। कॉम्प्लेक्स क्या था, स्टार्च, सिंपल क्या बना दिया, शुगर बना दिया। लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कंट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड। फिर इसमें कैनाल में हमारे कुछ मसल्स हैं जो रिदमिकली किसी रिदम के साथ कंट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे ही वो कंट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो वो भोजन को नीचे की तरफ पुश कर देंगे। इस तरह से भोजन नीचे चला जाता जाएगा। और इन मूवमेंट्स को जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो मूवमेंट्स होगा, इनको क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स विच आर डन बाय मसल्स when they contract rhythmically, they are called peristaltic movements. Food is taken to stomach. इसके बाद फूड कहां चला गया, स्टमक में चला गया। किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। और फूड पाइप को क्या बोलते हैं हम, इसोफेगस। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक में भी कुछ ग्लैंड है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यहां कौन सा ग्लैंड था, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड था, उसने सलाइवा रिलीज किया। सलाइवा में एंजाइम था सलाइवरी एमिलेज, उसने स्टार्च का शुगर बना दिया। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, रिलीज, ये क्या क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पेप्सिन, म्यूकस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजों को रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एक एंजाइम है पेप्सिन, और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, वो मीडियम को एसिडिक बना देगा। यानी जो एंजाइम है पेप्सिन, ये तब तक वर्क नहीं करता जब तक हमारे शरीर में मीडियम एसिडिक नहीं बनता। तो पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मीडियम को एसिडिक बनाया, एसिडिक मीडियम में पेप्सिन ने काम करना शुरू करना है। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस हमारे शरीर का जो लाइनिंग है अंदर इसकी एलिमेंट्री ट्यूब की, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एट एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन तभी काम करेगा जब मीडियम एसिडिक हो जाएगा। और कौन करेगा वो काम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद कहां गया फूड,
स्मॉल इंटेस्टिन में चला गया, स्टमक में आ गया था, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टिन में आ गया। विच इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है ये, बट इट इज फिटेड इनटू ए कंपैक्ट स्पेस ड्यू टू एक्सटेंसिव कोयलिंग। लेकिन इसमें कोयलिंग बनी हुई है और कोयल बनने के कारण जो है ये बड़े कंपैक्ट कम स्पेस में है, लेकिन ये लेंथी पार्ट है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो फूड किस तरह का ग्रहण करते हैं। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर, ध्यान रखना है, जो हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स मतलब जो घास खाते हैं भाई, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन जो चाहिए वो ज्यादा लंबी चाहिए। क्यों? जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करना ज्यादा मुश्किल है। तो जो घास खाने वाले जीव हैं, घास में क्या होगा? सेल्यूलोज होगा, उसको डाइजेस्ट करना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होगी। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट डाइजेस्ट होना आसान है। हैंस जो कार्निवोर्स हैं, जो मीट खाते हैं टाइगर वगैरह, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? छोटी होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहां कंप्लीट डाइजेशन होगा किस किस का? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का। कहां होगा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव द सीक्रेशंस ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज। अभी तक हमने पढ़ा था मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा रिलीज किया था, सलाइवा में एंजाइम था। उसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन को छोड़ा। उसके बाद जो लीवर है और पैनक्रियाज है, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है ये, लेकिन इनका भी रोल है। ये भी कुछ सीक्रेट करेंगे, कुछ छोड़ेंगे। फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक, स्टमक से जो फूड आया वो एसिडिक था, एसिडिक मीडियम बना दिया था HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। अब उस मीडियम को अल्कलाइन बनाना है, एसिडिटी उसकी खत्म करनी है, एसिडिक बिहेवियर उसका खत्म करना है, ताकि जो पैनक्रियाज से एंजाइम निकलेंगे वो काम कर सके। देखो जो पेप्सिन था वो कब काम करता है? जब मीडियम एसिडिक होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक ने एसिडिक बनाया। लेकिन पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलेंगे वो कब काम करेंगे? जब मीडियम एसिडिक नहीं होगा, इसलिए मीडियम को अल्कलाइन बनाना है। अब जो मैं बताया मैंने, मैं पैनक्रियाज से इससे भी कुछ जो है रिलीज होगा, और लीवर से भी जो है कुछ रिलीज होंगे एंजाइम्स वगैरह। तो बाइल सोल्ट्स है भाई, ये लीवर जो सीक्रेट करता है। लीवर से जो निकलेंगे बाइल सोल्ट्स, दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ये क्या करेंगे? फैट का ब्रेक डाउन करेंगे। किसमें? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, छोटी छोटी टुकड़ों में कर देंगे उसके। ग्लोब्यूल्स बोलते हैं बूंद जैसी फिगर बन जाती है। दस इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और इनसे एंजाइम का जो एक्शन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसी को हम इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियाज ने क्या सीक्रेट किया? पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियाज ने क्या सीक्रेट किया? पैनक्रिएटिक जूस। इसमें जो एंजाइम है वो क्या क्या है? ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज है
जो इमल्सिफाइड फैट को इमल्सिफाई कर दिया था उसको फिर ज़्यादा ब्रेक डाउन करेगा। वॉल्स ऑफ स्मॉल है इंटेस्टिन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। अब जो स्मॉल इंटेस्टिन है इसमें से भी कुछ जूस निकलेंगे, उनका नाम क्या है? इंटेस्टिनल जूस। एंजाइम प्रेजेंट इन इट, इसमें जो एंजाइम है वो क्या करेंगे? प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो अभी तक पहले सलाइवा वाला आ गया, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड का आ गया, फिर जो बाइल साल्ट्स है ये लीवर ने सीक्रेट किए, फिर पैनक्रियाज ने कुछ सीक्रेट किया, ट्रिप्सिन और लाइपेज। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी वॉल से वहां से भी इंटेस्टिनल जूस निकला, जिसने क्या किया? उसमें जो एंजाइम थे उन्होंने प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है इसमें जो फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्शन है, उनको विली बोलते हैं। वो क्या करेगी? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फूड को एब्जॉर्ब करना है, डाइजेस्ट होगा, उसके लिए सरफेस एरिया को, बहुत से विली हैं, सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देंगे। विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विली से ब्लड वेसल जुड़े हुए हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। वो क्या करेंगे? ब्लड वेसल से जो फूड एब्जॉर्ब हो गया उसको ईच एंड एवरी सेल तक लेके जाएंगे, वेयर इट इज यूटिलाइज, जहां इसका यूटिलाइज हो जाएगा। किस लिए? एनर्जी के लिए, न्यू टिश्यूज बनाने के लिए, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज के लिए। अब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब फूड, इट इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल्स, वहां और भी विली है भाई, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो बच गया, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनएस, वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा उसका जो एग्जिट है उसको रेगुलेट करता है कौन? एनल स्पिंटर, ये याद रखना है वर्ड, एनल स्पिंटर। शरीर में एक अलग से वाल्व जैसा है एनल स्पिंटर, वो उसको रेगुलेशन करेगा। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। दोबारा देखना चाहे तो माउथ के थ्रू भोजन लिया, एसोफेगस जो फूड पाइप है उसके थ्रू कहाँ गया? स्टमक में। माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड था, उसने स्लाइवर रिलीज किया, स्लाइवर में एंजाइम था, उसने उसको कॉम्प्लेक्स तो सिंपल बना दिया। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसने HCl को, पेप्सिन को, म्यूकस को रिलीज किया। HCl ने मीडियम को एसिडिक बना दिया, उससे पेप्सिन ने काम किया, म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया HCl से लाइनिंग को, अंदर वाली को। इसके बाद जो है बाइल जूस आया या बाइल सोर्स आया लीवर से, उसके बाद पैनक्रियाज से कुछ जूस आए, एंजाइम आए, उन्होंने काम करना शुरू किया। मीडियम को एसिडिक से दोबारा अल्कलाइन बनाया गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ जूस आए, उन्होंने प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदला, फैट को फैटी एसिड में बदला, ग्लिसरॉल में बदला, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला। तो इस तरह का सारा, और जो फिर अनडाइजेस्टेड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया और एनएस के थ्रू शरीर से बाहर निकल गया। ये हमारा सिस्टम हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अभी हमने न्यूट्रिशन किया, प्लांट्स में भी कर लिया, एनिमल्स में भी कर लिया। रेस्पिरेशन है प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है भाई। प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करके जो एनर्जी मिलेगी
रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, वाटर होगा और एनर्जी ही एटीपी फॉर्म में रिलीज होगी। ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है। ये इसकी क्वेश्चन है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा लेंगे, ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके एनर्जी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी इसमें बाहर निकलेगा। एटीपी जो है, एटीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी। ये एनर्जी की करेंसी बोलते हैं इसको। तो ये रेस्पिरेशन है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है क्या? तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो ब्रीदिंग है ये फिजिकल प्रोसेस है, जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये ब्रीदिंग है। और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, बाई केमिकल प्रोसेस है। इसमें भी बताया था कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगी इसमें। ब्रीदिंग किसको बोलते हैं हम? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, सांस लेना सांस छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। जबकि रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज होगा, साथ साथ फूड का ऑक्सीडेशन होगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व एंजाइम एक्शन। ब्रीदिंग में कोई एंजाइम का एक्शन नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम का एक्शन होता है। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इट डज नॉट रिलीज एनर्जी। ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स। ये कुछ ही ऑर्गन्स तक हमारा, ऐसे हम सांस लेते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन होगा वो इट अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी सेल्स में होगा। अब एक और टॉपिक है एरोबिक एंड इनएरोबिक, अनएरोबिक। एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है भाई? इट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कॉमन मेथड है, हम इसी से सांस लेते हैं। अनएरोबिक क्या है? ये रेयर अकरेंस है, कभी कभी होता है। रेयर अकरेंस है। एरोबिक में इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, ये विदाउट ऑक्सीजन होगा। इट गोज ऑन थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म लाइफ, हमारे सारा जीवन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सारा जीवन के दौरान रहेगा रेस्पिरेशन। इट अकर्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड, ये कभी विशेष परिस्थितियों में ही होता है, जैसे बहुत ज्यादा थक जाए, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़े, तब एनारोबिक होगा। एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा रिलीज होगी, 686 किलो कैलोरी, और इसमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम है, 56 किलो कैलोरी। और इट इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है? सभी सेल साइटोप्लाज्म से बनते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है उसमें, लेकिन ये एनारोबिक ओनली साइटोप्लाज्म में होगा। ऑक्सीडेशन, इट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज, ग्लूकोज को बिल्कुल ऑक्सीडाइज कर देगा कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जो एनारोबिक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एथेनॉल बनेगा, C2H5OH। प्रोसेस डज नॉट कॉज एनी हार्म टू, इससे प्लांट्स को कोई हार्म नहीं होता, ये टॉक्सिक हो सकता है। अब यह है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा? ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, C6H12O6, पता है फॉर्मूला तुम्हें? तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? पायरुवेट में। इसमें 3 कार्बन है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का कन्वर्शन हो गया पायरुवेट में। आगे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा,
वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। और ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एरोबिक हो गया। एरोबिक के लिए क्या बताया था कि साइटोप्लाज्म में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तब क्या होगा? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तब भी निकलेगी। इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, अभी बताया था C2H5OH, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये यीस्ट में होगा। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंस भी नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट भी नहीं है, कम है ऑक्सीजन। ये हमारे मसल्स में होगा। बहुत ज़्यादा हम तेज दौड़ लिए, खेल लिए, कुछ एक्सट्रीम ऐसी पोजिशन आ गई, तब पायरुवेट का कन्वर्जन कहाँ होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और एनर्जी निकलेगी। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है अलग अलग तरीके से होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी निकलेगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी निकलेगी, यीस्ट में होगा। और लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स में होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगी। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, यानी रेस्पिरेशन प्लांट्स में। ये तो ह्यूमन बीइंग्स में हो गया, एनिमल्स में हो गया, प्लांट्स में कैसे होगा? प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा। ये पहले भी आ गई थी बात। स्टोमेटा का फंक्शन किया था हमने कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो प्लांट्स जो गैसेज एक्सचेंज करेंगे स्टोमेटा के थ्रू करेंगे। एंड लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। अब प्लांट्स में जो सारे सेल हैं वो कॉन्टैक्ट के, एयर के कॉन्टैक्ट में है, लगातार खुला है तो एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो स्टोमेटा, मतलब ओपन है, सारे एयर के कॉन्टैक्ट में है, तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेज का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। डिफ्यूजन के थ्रू होगा। डिफ्यूजन मतलब मिल जाना। दे कैन गो इनटू सेल्स, सेल में चली जा सकती है, बाहर जा सकती है, आउट एयर में जा सकती है। डायरेक्शन ऑफ जो डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट की कंडीशंस कैसी है, दिन है, रात है, किस तरह की कंडीशन है, और प्लांट्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है। नाइट में व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, रात को फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं क्योंकि सनलाइट है नहीं, तब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज। रात को प्लांट्स क्या छोड़ देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमिनेशन है वो मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होगी नाइट में। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मैंने बताया था दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो, दिन में दोनों प्रोसेस चलते हैं, रेस्पिरेशन भी, फोटोसिंथेसिस भी। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज कर लेंगे प्लांट्स दोबारा फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज मेजर इवेंट। तो नाइट में क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी लेकिन वो तुरंत यूज कर लेंगे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, और देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बट ऑक्सीजन रिलीज इज मेजर इवेंट। तो ये हमारा आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, या कहेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होगा? सांस लेते हैं हम, सबसे पहले नेजल कैविटी, जो हमारे नेजल कैविटी है, नोस्ट्रिल्स है, यहां से हवा जाएगी। कहां जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। ग्रसनी बोलते, फेरिंग्स जगह है जहां हमारा मुंह, नाक का रास्ता और गले का रास्ता, तीनों बात चीजें मिलती है, वो फेरिंग्स है। फिर लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स क्या है? जो हमारा वॉइस बॉक्स है। उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है हमारा? जैसे इसोफेगस था फूड पाइप, ऐसे ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया क्या है? ऐसे ये हमारा विंड पाइप है। तो ट्रैकिया में जाएगी,
ट्रैकिया के बाद लंग्स में चली जाएगी। ट्रैकिया के बाद लंग्स में जाएगी। कैसे? यहां कुछ ब्रोंकस है, ब्रोंकस या इसको क्या कहेंगे, प्लूरल इसका बनता है ब्रोंकियाई। तो ब्रोंकियाई में जाएगी। ये छोटी छोटी नलियां हैं। फिर और छोटी नलियां हैं ब्रोंक्यूल्स, इसमें चले जाएगी। वहां से फिर ब्रोंक्यूल से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। तो पहले नेजल कैविटी से हवा गई, कहाँ? फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स है जहां, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लंग्स में गई, किसके थ्रू? पहले ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकियाज में जाएगी, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। ब्रोंकियाज क्या है? छोटी छोटी नलियां हैं, फिर उससे भी बारीक नलियां हैं ब्रोंक्यूल्स, और यहां से फिर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है से, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। देखो जरा, इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के थ्रू हवा लेंगे अंदर। एंटायर नेजल पैसेज इज लाइंड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस, नाक के अंदर बाल है, म्यूकस है, वो क्या करेगा? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर को फिल्टर कर देगा। फ्रॉम नोस्ट्रिल एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, गले से जाएगी भाई, और कहाँ? अल्टीमेटली कहाँ जाना है इसने? लंग्स में जाना है। इसमें एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं प्रेजेंट इन द थ्रोट विच इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। जो हमारे ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना हो जाए, मिल ना जाए आपस में, तो कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, वो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ये ध्यान रखना है। विद इन द लंग्स ब्रोंकियाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, अभी बताया था मैंने, ट्रैकिया से कहाँ जाएगी? ब्रोंकियाई में, छोटी छोटी नलियां है, फिर उससे भी बारीक नलियां हैं ब्रोंक्यूल्स, उसमें जाएगी। एंड ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर में जब मिलने की जाके एल्वियोलाई, विच प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस। एल्वियोलाई में सरफेस मिलेगा जहां गैसेज का एक्सचेंज होगा। The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. Alveoli में blood vessels है, which help in easier transportation of gases, जो gases का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जहां उनको जाना चाहिए वहां पहुंचाएगा। During breathing, ribs get raised, which flatten the diaphragm. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी पसलियां ऐसे उठ जाती है, डायफ्राम हमारा चपटा हो जाता है, रिजल्टिंग लार्ज चेस्ट कैविटी बन जाती है। ड्यू टू दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, इससे हवा जो है लंग्स में सक हो जाएगी, चूस ली जाएगी, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, और जो वो एल्वियोलाई है एक्सपेंडेड फूला उसमें भर जाएगी। ये इनहेलेशन है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, इनहेलेशन के बाद जब एक्सलेशन करेंगे, हवा बाहर निकालेंगे, लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो लंग्स में कुछ हवा बची रहेगी, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, ताकि इतना समय मिल जाए कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए। ये एक और तरीका है समझने का। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आई नेजल कैविटी में, फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स भी बताया था, फिर ट्रैकिया में पहुंच गई, ट्रैकिया से ब्रोंकियाई में गई, ब्रोंकियाई छोटी छोटी नलियां हैं, उससे भी बारीक नलियां ब्रोंक्यूल्स में चली गई, ब्रोंक्यूल से लंग्स के एल्वियोलाई में गई, जहां एक्सचेंज होना है गैसेज का, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एंटर, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, वो दोबारा ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंकियाई में गई, अब उल्टा वही पाथ चलेगा, ट्रैकिया में गई, नेजल कैविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। रेस्पिरेशन इन द फिश, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फिश में रेस्पिरेशन कैसे है? हमारे शरीर में जैसे लंग्स है, फिश में क्या है? गिल्स है। गिल्स आर प्रेजेंट
इन द फिश, गिल्स आर द रेस्पिरेशन ऑर्गन्स फॉर द फिशेज, टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, डिजोल्व्ड इन वाटर, जो पानी में घुली हुई है। सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है यानी पानी है, जल, जहाँ समुद्र में, पानी में, कहीं भी नदी में, वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्ट, इसलिए ऑक्सीजन कम है तो पानी में जो जीव हैं उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, उनकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेंगे, अभी तक हमने कर लिया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बॉडी पार्ट्स में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह भी जानी है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू होगा। ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी where they are formed or taken up to other parts where they are consumed or get rid of। ये ध्यान रखना बात, मटेरियल जो भी है हमको ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ से, जहाँ वो बने, कहाँ तक, जहाँ कंज्यूम होने हैं। कोई बना है किसी प्रोसेस के थ्रू तो उसको कंज्यूम होना है, शरीर ने उसको कंज्यूम करना है, तो वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होना है। या कोई जो है उसको ले गए, किसी मटेरियल को टेकन अप, किसी प्लेस पे ले गए, वहां से उसको मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना है, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना है, तो इस सारे के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है, और इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें 3 ऑर्गन है मेनली। एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करने से ब्लड वहां से निकलेगा। दूसरा, ब्लड जाएगा कैसे, उसके लिए कुछ ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल्स पहले 2-3 बार आ चुका है इसमें। इसके बाद कोई मीडियम चाहिएगा भाई, ब्लड वो मीडियम है, लिम्फ भी मीडियम है, लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, आगे आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की 3 मेजर कंपोनेंट क्या है, पंपिंग ऑर्गन वो हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और एक मीडियम है वो ब्लड या लिम्फ है। अब ब्लड क्या है भाई, ब्लड इज ए लिक्विड, एक तो लिक्विड है पता ही है तो सभी को, कनेक्टिव टिश्यू है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, कोई पार्ट्स यहां से वहां जाना है उनको कनेक्ट करता है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, सारी बॉडी में हमारे सर्कुलेट होगा। कैसे, बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के पंपिंग एक्शन के द्वारा सर्कुलेट होगा। इसके पार्ट है ब्लड के, एक ब्लड प्लाज्मा है, एक ब्लड कॉर्पसल्स है। ब्लड प्लाज्मा क्या है, ये लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, मेन फंक्शन क्या है इसका, टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर वेस्ट है सॉरी वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को, टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हार्मोन्स है, प्रोटीन्स हैं, उनको सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना, ये फंक्शन किसका है, प्लाज्मा का है। इसके बाद जो ब्लड कॉर्पसल्स है ये 3 टाइप के हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलते हैं इसको, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। आरबीसी का ही दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनके दूसरे नाम भी याद रखने के आ सकते हैं। आरबीसी शेप में सर्कुलर है, रेड है, ये किसके कारण रेड है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण है। और फंक्शन क्या है इसका, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंग से लेकर, लंग से बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन को ले जाएगा।
WBC लार्ज, साइज में बड़े हैं। न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होता है इनका, कलरलेस है, लेस इन नंबर, इनका नंबर कम है, संख्या इनकी RBC से कम है। मेन काम क्या है इनका, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, हमें बीमारी से हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, WBC करेगा। दे आर इम्यूनिटी सेल भी हम इनको बोल सकते हैं, हमारे इम्यूनिटी सेल है। प्लेटलेट्स, ये बड़े स्मॉल है भाई, कलरलेस है, कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स है, सेल के टुकड़े हैं किस्म से। इनका मेन फंक्शन क्या है, क्लोट बनाना और स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। कहीं खून निकल जाएगा तो कुछ टाइम के बाद खून रुक जाता है, तो क्लोट बनाएगा, ये क्लोट बनाने से ब्लीडिंग रुक जाएगी। कौन करेगा ये काम, प्लेटलेट्स करेगा। ब्लड के फंक्शन ये भी कर सकते हो थोड़े से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन याद रखो ब्लड क्या करते हैं, डिलीवर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करेगा। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेगा, कहां से, सेल से, किस लिए, एलिमिनेट करने के लिए। ट्रांसफर करेगा हार्मोन्स का, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, पीएच वैल्यू को मेंटेन रखेगा, फ्लूइड जो है उसका जो लिक्विड फॉर्म है उसकी वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड लॉस नहीं होने देगा, क्यों, ब्लड में ही क्या है, प्लेटलेट्स है जो क्लोटिंग के द्वारा उसको रोकेंगे। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकेगा। कौन रोकता है इन्फेक्शन को, व्हाइट ब्लड सेल या एंटीबॉडीज। आगे है जी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये हमारी क्या थी, ब्लड वेसल्स थे, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज क्या करते हैं भाई, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, बस ये याद रखो, आर्टरीज ए से शुरू है और अवे का ए याद रखो, फिर दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे दूर लेके जाएंगी, मीन्स इसका उल्टा करेगी, ब्लड को कहां लेके जाएंगी, हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। आर्टरीज में वॉल्स थिक होती हैं, इसमें थिन है, इसमें एक्सट्रीमली थिन है, बहुत पतली है। ल्यूमेंस है इसमें, ल्यूमेंस का मतलब उसके अंदर का स्पेस कितना है आर्टरीज का, जहां से ब्लड जाएगा कुछ भी जाएगा, अंदर अंदर का जो स्पेस है वो इसमें स्मॉल है भाई, ये लार्ज है, इसमें बहुत स्मॉल है। आर्टरीज क्या करती है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी। केवल एक आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। यानी सभी आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, किसको छोड़ करके, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। सभी मीन्स इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे याद रखो, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी पल्मोनरी वेन को छोड़ करके। सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी पल्मोनरी वेन को छोड़ करके। और कैपिलरीज क्या करती है भाई, दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड, ब्लड और बॉडी टिश्यूज में मटेरियल्स को एक्सचेंज करती है। आर्टरीज में कोई सेमी ल्यूनर वॉल्व है, वैल्यूज नहीं है, कोई इसमें वॉल्व नहीं होते हुए, एब्सेंट है। वेन्स में वाल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार के सेमिल्यूनर वाल्व बने हुए हैं। जो वाल्व है वो क्या करेंगे, इसमें ब्लड एक बार निकल गया उसको वापस फ्लो ना हो जाए, उसको बैक फ्लो को रोकते हैं वाल्व। कहाँ है ये, वेन्स में है, और इसमें एब्सेंट है। प्रेशर ब्लड का आर्टरीज में हाई है। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी, हार्ट पंप करेगा तो वहां ज्यादा प्रेशर होगा। वेन्स में प्रेशर कम है और कैपिलरीज में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, ये याद रखना है, एओर्टा। एओर्टा
ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। यानी आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड। एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, वो है पल्मोनरी आर्टरी। सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वीना केवा। वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, पल्मोनरी वेन। तो 4 पॉइंट्स और नोट करने हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम हार्ट के बारे में कर देखते हैं भाई। ह्यूमन हार्ट, पहले यहां देखिए, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर हैं। हार्ट यहां है, तो इसकी ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। तो लेफ्ट ऊपरी हिस्से को बोलते हैं हम आर्ट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, राइट ऑट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकल। पहले तो 4 चैम्बर याद रखना, 4 चैम्बर के नाम याद रखना। लंग्स से ब्लड आएगा हार्ट में, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है, लेकिन एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है, वो पल्मोनरी वेन है। तो लंग्स से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑट्रियम में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, यहां से पंप होके सारे बॉडी में चला गया। किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। आर्टरी कौन सी? एओर्टा। फिर बाद में ऑक्सीजन, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, तो ये जो मेन वेन है वीना केवा, इसके थ्रू कहाँ गया? राइट ऑट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, यहां से फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड है लंग्स में चला गया। आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक आर्टरी ऐसे जो डीऑक्सीजनेटेड को करेगी, पल्मोनरी आर्टरी। तो 2-3 बातें बताई थी। तो वेन्स क्या करती है? ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएगी, देखो हार्ट की तरफ लेके गई। और आर्टरी कहां गई? अवे, हार्ट से अवे हो गई। यहां भी आर्टरी थी, हार्ट से ब्लड को अवे लेके गई। यहां वेन है, हार्ट की ओर लेके गई। तो 4 चैम्बर है। लंग से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, सारे बॉडी में चला गया एओर्टा के थ्रू। सारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड राइट ऑट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स में चला गया ऑक्सीजनेशन के लिए। अब इसमें देखते हैं इसको। लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर हो गए। ये जो कलर है ये ऑक्सीजनेटेड का है, ये डीऑक्सीजनेटेड का है। तो लंग से आ गया कहां? लेफ्ट ऑट्रियम में, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और यहां से कहां गया? एओर्टा के थ्रू बॉडी में चला गया। और बॉडी से वीना केवा के थ्रू कहां आया? राइट ऑट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और यहां से कहां गया? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू फिर लंग्स में चला गया। यह चीज इसमें समझ सकते हैं। देखो जहां जहां आर्टरीज है, एरो देखो इनके, ब्लड को कहां लेके जा रही है? हार्ट से अवे। जहां जहां वेन्स है इनके एरो देखो, इसको ब्लड को कहां लेके जा रही है? हार्ट की तरफ। इसमें जो हमारा डबल सर्कुलेशन बोलते हैं कि ब्लड का हमारे शरीर में डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे? ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हार्ट के थ्रू 2 बार फ्लो करेगा, इसलिए डबल सर्कुलेशन है। ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स इज ब्रॉट टू द राइट ऑरिकल, सारा समझा दिया मैंने। सारे बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में जाएगा, विच पंप इट इनटू राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पंप होकर चला जाएगा कहाँ? ऑक्सीजनेशन के लिए। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
जो ऑक्सीजनेटेड था वो लंग से आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां से कहां गया, सारे बॉडी पार्ट्स में, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। ये हमारा इसमें डबल सर्कुलेशन है। वाई वी नीड चैम्बर्स इन द हार्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हार्ट में इतने चैम्बर्स की क्या जरूरत है? 2 पॉइंट याद करने हैं। टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो जाए, इसके लिए चैम्बर्स की जरूरत है। दूसरा, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई है, बढ़िया सप्लाई बनी रहे, उसके लिए जो है इनका चैम्बर्स होना जरूरी है। लिम्फ, पीछे वर्ड आया था लिम्फ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, एक और फ्लूइड है हमारी बॉडी में, आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज जो होती हैं उनकी वॉल्स में पोर्स हैं, छोटे छोटे रोम है, छिद्र है किस्म से, उनसे सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, उसमें से कैपिलरीज के थ्रू जो है कुछ प्लाज्मा निकल जाएगा, कुछ प्रोटीन, कुछ ब्लड सेल्स स्केप हो जाएगा, मतलब निकल जाएंगे, उससे निकल के कहाँ चले जाएंगे, इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेसेज इन द टिश्यूज, और वो सारे मिल मिला के एक नया फ्लूइड बना देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। इट इज कलरलेस। लिम्फ कैरीज क्या करते हैं भाई, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। लिम्फ जो है, जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट है इंटेस्टाइन से, वो लेके जाता है, और जो फ्लूइड है एक्सेस, उसको दोबारा ब्लड में भेज देता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कर लिया ह्यूमन बीइंग्स में, अब प्लांट्स में कैसे होगा, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। प्लांट्स में भी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उनके लिए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मिनरल्स का चाहिए, फूड का चाहिए, वो जरूरी है। तो वाटर एंड मिनरल दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोयल, नीचे से मिट्टी में से एब्जॉर्ब होंगे। कौन करेगा एब्जॉर्ब, रूट्स करेंगे एब्जॉर्ब, एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स लाइक, और रूट्स के द्वारा जमीन से, मिट्टी से वाटर और मिनरल, 2 चीजें याद रखनी है, ये ली जाएंगी और कहाँ करेंगे ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में। ये तो क्या वाटर और मिनरल जो मिट्टी से आएगा। फूड पत्तों ने बनाया, फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स, लीव से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ, डेवलपिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो डेवलपिंग पार्ट्स है जहां उनकी जरूरत है। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड वस्कुलर सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम जो प्लांट्स में है उसमें 2 टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये ध्यान रखना है। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें मेन बातें क्या है, वाटर और मिनरल चाहिए, कहाँ से, जमीन से, कहाँ जानी है, स्टेम पे जानी है, लीव्स पे जानी है, फ्लावर्स पे जानी है। दूसरा, फूड कहाँ था, लीव्स पे, कहाँ जाना है, सभी पार्ट्स में जाना है। तो इसके लिए 2 जो कंपोनेंट है, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम को देखते हैं। Xylem, it conducts water and mineral from roots to leaves। जाइलम क्या करेगा, रूट्स से लीव्स पे लेके जाएगा, किसको, वाटर और मिनरल, 2 बातें याद रखनी। फ्लोएम क्या करेगा, फूड को लेके जाएगा, कहां से, लीव्स से, कहां तक, सारे पार्ट्स तक। जाइलम इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, ये जो जाइलम है ये डेड एलिमेंट से बनता है, ये है इसके एलिमेंट्स। जाइलम के एलिमेंट्स 4 टाइप के इसमें सेल्स हैं।
ट्रैकियोट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जो ये रेड से किया हुआ है मैंने, ये क्या है? लिविंग एलिमेंट है, बाकी सारे डेड। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, मेनली इसमें डेड एलिमेंट्स है। डेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रैकियोट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स। ये एक लिविंग एलिमेंट है, लिविंग सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट्स। इसमें लिविंग एलिमेंट्स है कौन कौन से? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक इसमें डेड है, फ्लोएम फाइबर। जाइलम में ट्रांसपोर्ट है यूनिडायरेक्शनल, रूट से गया ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है। फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, सारे पार्ट्स में जाएगा। ट्रांसपीरेशन एक वर्ड आया था, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये आया था ना, स्टोमेटा में आया था। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स है, हवा के संपर्क में रहते हैं जो पार्ट्स, वहां से वाटर का लॉस होगा वाटर वेपर्स के फॉर्म में। ये हमारा क्या है? ट्रांसपीरेशन है। क्या है ये हमारा? ट्रांसपीरेशन है। क्या फंक्शन है ट्रांसपीरेशन के? ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। रूट से लीव्स में ले जाएगा, किस चीज को ले जाएगा? वाटर और मिनरल को लेके जाएगा। कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड मोमेंट में। तो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ किस चीज का? वाटर एंड मिनरल्स। कहां से कहां? रूट्स टू लीव्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेट, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखेगा ये। एंड इट आल्सो हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर से छुटकारा दिला देगा। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वाया फ्लोएम। जाइलम ने तो क्या किया? रूट से ऊपर लेके गया, किसको? वाटर और मिनरल को। फ्लोएम क्या करता है? जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया है वो सोल्यूबल फॉर्म में है, उसका ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। अब 3 टॉपिक कर लिए हमने, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? Excretion is the process by which organisms expel metabolic waste products and other toxic substances from their body. हमारी बॉडी से सारा प्रोसेस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच गए जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए टॉक्सिक भी है, नुकसानदायक है, उनको बॉडी से बाहर निकालना है। ये हमारा एक्सक्रीशन हो गया। मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉडी से बाहर निकालना है। एक्सेस वाटर, एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है हमारा, इसमें मेन है किडनी। तो मेन इसका पार्ट है किडनीज, और किडनीज में भी नेफ्रॉन, इसमें ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं खास। किडनी का काम क्या है भाई? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक ब्लड की कंपोजिशन को बनाए रखेगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच बना रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा। ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा, ऐसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखेगा। ये किडनीज के फंक्शन है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे इसमें पढ़ते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनीज में नेफ्रॉन है,
ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, मेन ऑर्गन है। इसमें तुम्हें मेन मेन क्या याद रखना है, बोमन्स कैप्सूल, सारे पार्ट्स की जरूरत नहीं है, तो बोमन्स कैप्सूल, ये बोमन्स कैप्सूल है। एक ये वर्ड याद रखना है ग्लोमरुलस, एक इसका ट्यूबुलर पार्ट है, ये इस तरह के ट्यूबुलर पार्ट है। और चौथा एक कलेक्टिंग डक्ट है, नलिका है जो कलेक्ट करने वाली है। ये चार मेन पार्ट्स इसके याद रखने हैं। पहला है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेसिव सोर्स from the blood are filtered and initial filtrate enters into Bowman capsule of the nephron. नेफ्रॉन में तुम्हें 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला इसका फिल्ट्रेशन हो गया भाई। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट होगा, अमीनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज, जो एक्सेसिव सोर्स हैं वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। और ये सारा फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट बना कहाँ गया, वो बोमन कैप्सूल में गया। अभी बताया था कप लाइक स्ट्रक्चर थी, दिखाया था पीछे। इसके बाद सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब जो ये यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन में अमीनो एसिड भी चले गए, ग्लूकोज भी चला गया, वाटर भी चला गया, लेकिन इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी है जो शरीर के लिए यूजफुल है, वेस्ट में नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है जो। तो यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोर्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर from the filtrator reabsorbed back by capillaries surrounding the nephron. नेफ्रॉन के आसपास जो कैपिलरीज है वो जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ तो सारे फिल्टर हो गए, लेकिन उस फिल्टर में से उसने उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब रीअब्जॉर्ब करने के बाद जो बच गया, अगला है जी ट्यूबुलर सीक्रेशन। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स are secreted into the tubule which open up into the, ये जो बच गया रीअब्जॉर्प्शन के बाद, यूरिया बच गया, एक्स्ट्रा वाटर बन गया, सोर्स बच गए, वो ट्यूबूल में चले गए, जो कहाँ ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, which opens into the कलेक्टिव डक्ट, जो एक नलिका सी है उसमें, और वहां से ये यूरेटर में चला जाएगा और उससे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो मेन इसमें क्या याद रखना है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में बोमन्स कैप्सूल, 2-3 बातें बताई थी मैंने। बोमन्स कैप्सूल, यहाँ क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो भी इसमें आ जाएंगे, फिर वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो बिल्कुल वेस्ट है वो ट्यूबुलर पार्ट से होकर के कलेक्टिंग डक्ट जो नलिका है यहाँ तक चले जाए। एक ये भी छोटा सा पार्ट है आर्टिफिशियल किडनी। जब व्यक्ति की किडनीज खराब हो जाए, अब किडनीज में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकालने का काम करना है। तो वो सारा काम एक आर्टिफिशियल, एक मशीन के द्वारा करते हैं हम, उसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इसमें इतना ही थोड़ा सा याद रखना है कि जब किडनी फेल हो जाए तो आर्टिफिशियल किडनी, इसको हेमोडायलिसिस बोलते हैं, इसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दिया जाता है। और लास्ट टॉपिक रह गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन चाहिए भाई। प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स में भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ऐसे जो वेस्ट है, तो उसके लिए इनकी अलग अलग स्ट्रेटजी है भाई। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो स्टोमेटा के थ्रू चलेगी। जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो गया किससे, ट्रांसपीरेशन से, ये भी हमने कर लिया।
Plants can even lose some of their old parts like old leaves and bark of the tree. जो ओल्ड लीव्स है, पुराने पत्ते हो जाएंगे, वो अपने आप गिर जाते हैं. बार्क मतलब उसकी छाल, छाल भी कई बार अपने आप उतर जाती है. तो इस तरह से भी वेस्ट प्रोडक्ट ये सीक्रेट करता है. मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. प्लांट्स के अंदर कुछ वैक्यूल्स बनते हैं अपने अंदर ही उसमें, तो उसमें भी कई बार उसके वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं. और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लेटेक्स, जो रबड़ बनती है, वो रबड़ के प्लांट से बनती है, उसमें से जो निकलता है लेटेक्स है. ऐसे रेजिन्स और गम्स, कुछ लिक्विड है, गम है, गोंद है, कई प्लांट्स में कुछ लिक्विड निकलता है बाहर. दे आर स्टोर्ड इन ओल्ड, ये ओल्ड जाइलम सेल्स में स्टोर हो जाते हैं. और प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम. प्लांट्स जहां है, जड़ें जहां उनकी है, वहां मिट्टी में भी अपने आसपास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को सीक्रेट करते हैं. तो ये सारा टॉपिक हो गया लाइफ प्रोसेसेस. इसमें मेनली 4 टॉपिक थे. न्यूट्रिशन, प्लांट्स में भी, ह्यूमन बीइंग में भी. उसके बाद रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोनों में, ऐसे एक्सक्रीशन सिस्टम. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू. इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, comment it. Thank you.